बेटा आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज़र, जो एसी सर्किट्स की एनालिसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप इसको पॉइंट वाइज वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सिनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज़ जैसे कि ईएमएफ एसी का और करंट का कैसे वेरी करता है, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करने वाली क्वांटिटीज़ को या कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करने वाली क्वांटिटीज़ को हम एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उनको वेक्टर के जैसा ट्रीट करते हैं मैथमेटिकली, जिससे वी कैन सॉल्व एंड एनालाइज द सर्किट प्रॉब्लम्स ईजिली। These vectors, since they are not vector, current vector नहीं होती है, these vectors are called phasors। एक नया नाम दिया गया इनको और इस टेक्निक को फेजर टेक्निक कहा गया सर्किट एनालिसिस की। अब जब करंट और ईएमएफ एक सर्किट में ऐसे बदल रहे हों कि दोनों अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को एक साथ अटेन करें एक ही टाइम पर, तो हम कहते हैं कि दोनों इन फेज हैं। टेक्निकली क्या वर्ड यूज करते हैं, दोनों इन फेज हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो ईएमएफ है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू और जो करंट है वो भी अपनी पीक वैल्यू एक साथ अटेन कर रहे हैं एक ही टाइम टी पर। तो ये दोनों इन फेज कहे जाएंगे, इनका फेज एकदम सेम है। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की और आई की मैक्सिमम वैल्यू लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो एक साथ एक ही टाइम पर अटेन हो सर्किट में, तो हम कहते हैं कि ईएमएफ और करंट आउट ऑफ फेज है। और इसका क्या मतलब है कि जब ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा तो करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंची, पर दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट थी। तो हमने कहा कि दोनों वैल्यूज़, दोनों क्वांटिटीज़ आउट ऑफ फेज हैं, इनके बीच फेज डिफरेंस है पाई डिग्री का, उसे आउट ऑफ फेज कहते हैं। इन फेज का मतलब फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। और ये सारा कॉन्सेप्ट हम 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं। लेकिन अगर ईएमएफ और करंट दोनों अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग टाइम पर, जनरल टाइम अलग अलग टाइम पर अटेन करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो डिफरेंट फेज में वेरी कर रहे हैं और उनके बीच फेज डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये रेड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू करंट को रिप्रेजेंट करता है। और एक बार मैक्सिमम होकर ज़ीरो होना और फिर मैक्सिमम होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़ीरो होना, ये कॉइल का एक रोटेशन और उसका रिजल्ट है। तो कॉइल का एक रोटेशन कैपिटल टी टाइम में पूरा होता है, जिसे हम टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं, एक साइकिल का टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये हो गया आधा साइकिल का टाइम। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखो करंट की ये मैक्सिमम, यहाँ से अगर तुम कंसीडर करो करंट की वैल्यू ज़ीरो से शुरू हुई, मैक्सिमम हुई, ज़ीरो हुई, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुई और ज़ीरो हुई। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हम कहेंगे कि करंट के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट, फिर ये उसका आधा 1/4 क्वार्टर, और फिर ये आधा टाइम रिवोल्यूशन का, और फिर ये 3/4, और फिर ये पूरा टाइम पीरियड रोटेशन का। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग टाइम पर अपना मैक्सिमा अचीव करते हैं। और इनका टाइम कैसे देखते हैं, जब हम पहली बार मैक्सिमा पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि कॉइल ने 1/4 रोटेशन किया। जब पहली बार दोबारा से ज़ीरो से बढ़कर फिर ज़ीरो अटेन करेंगे वैल्यू, तो हम कहते हैं कि कॉइल ने आधा रोटेशन पूरा कर लिया और अब इसके बाद ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ अपना मैक्सिमा पूरा करता है तो हम कहते हैं ये 3/4 ऑफ रोटेशन हो गया। और जब
फिर से वापस ईएमएफ ज़ीरो होता है, तो हम कहते हैं ये पूरा रोटेशन कॉइल का हो गया और ये एक कॉइल के पूरे रोटेशन का रिजल्ट हो गया। तो अब यहाँ पर तुम देखो कि ये मैक्सिमम वैल्यू जब करंट की है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ईएमएफ की मिनिमम वैल्यू है। तो ये अगर t इक्वल टू 0 है इसके लिए, तो इसके लिए असल में ये इस तरीके से इसको पूरा करो तो ये t/4 वैल्यू है, यानी इन दोनों के बीच t/4 का फेज डिफरेंस है। ये बात समझ आ रही है बेटा? इसका वेरिएशन पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करो तो तुम कहोगे कि t इक्वल टू 0, यानी शुरुआत जब रोटेशन की हो रही है तब ईएमएफ ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच चुका है। तो जब शुरुआत हो रही है तो करंट के लिए अगर वो t इक्वल टू 0 टाइम है तो ईएमएफ के लिए वो 1/4 रोटेशन हो चुका है। तो इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस और इस वजह से फेज डिफरेंस कितना है? π/2। जब टाइम 0 से t/4 पर पहुंचता है तो रोटेशन का ये एक रोटेशन है, यहाँ से हम स्टार्ट हुए t इक्वल टू 0 से, और जब टाइम t/4 पर पहुँचा तो हमको SHM यानी सिन्यूसाइडली वेरिंग क्वांटिटीज़ का मैक्सिमा मिलता है। कैसे देखते हैं मैक्सिमा बेटा? हम लोग इस पॉइंट को, इस पार्टिकल को सर्कल पर घुमाते हैं और इसके फुट को इस पर घुमाते हैं। अगर इसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से देखो कि ये पार्टिकल जब सर्कल पर घूम रहा है तो यहाँ से शुरुआत करें अगर हम, तो पार्टिकल जब सर्कल पर घूमेगा तो इसका फुट इस तरीके से पहले इसके साथ इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा वापस इसके साथ। ये पार्टिकल यहाँ आया तो फुट यहाँ आया, पार्टिकल यहाँ गया तो फुट यहाँ गया। यानी जब पार्टिकल सर्कल पर चलता है तो n पार्टिकल के साथ साथ इस x एक्सिस पर SHM प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है, SHM परफॉर्म करता है। तो ये सब कुछ SHM में ऑलरेडी आप समझ के आ रहे हो, इसलिए इसको बहुत डिटेल में नहीं, बस रिकॉल किया हमने। लेकिन इतना समझ लो कि जब EMF की मैक्सिमम है, अगर उस समय करंट की मिनिमम वैल्यू 0 वैल्यू होती है तो हम कहते हैं कि इनके बीच टाइम का डिफरेंस t/4 है और फेज़ का डिफरेंस π/2 है। यानी t/4 के साथ एंगल का क्या रिश्ता चलता है? t/4 कॉरस्पॉन्ड करता है π/2 को, t/2 कॉरस्पॉन्ड करता है पाई को। इसी तरह से 3t/4 कॉरस्पॉन्ड करता है 3π/2 को, और t कॉरस्पॉन्ड करता है 2π को। तो एंगल और टाइम के बीच वेरिएशन में ये रिश्ता होता है। फेज डिफरेंस और फेज, आउट ऑफ फेज, इन फेज और फेज़र का कॉन्सेप्ट, अब इसको हम कैसे AC सर्किट की एनालिसिस में यूज़ करके अपने लिए ज़रूरी पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, अब हम उस पर फोकस करते हैं। अब हम सर्किट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम एक ऐसे सर्किट को कंसीडर करते हैं जिसमें हम मानते हैं कि केवल रेजिस्टिव कंपोनेंट्स ही हैं और उसको एक AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं जिसका वेरिएशन E0 साइन ओमेगा t के तरह हो रहा है। ये इक्वेशन उस EMF को उसके वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब क्या होगा कि जो EMF है वो क्या है? E0 साइन ओमेगा t। ध्यान से देखो कि हम इस एनालिसिस को कैसे मैथमेटिकली प्रोसीड करते हैं।
तो अगर ईएमएफ पता है तो हमें करंट भी तो पता है। करंट हम लिख सकते हैं ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, दैट इज ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो हमको जो करंट की वैल्यू मिली वो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर को हम पीक वैल्यू ऑफ करंट मानेंगे साइन ओमेगा टी। और अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जिस समय ईएमएफ अपनी पीक वैल्यू पर होगा टाइम के, ये वेरिएशन का कंपैरिजन बता रहा है कि उसी समय करंट भी अपने पीक वैल्यू पर होगी। इसका मतलब अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट्स हैं तो ईएमएफ और करंट उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम फेज में वेरी करेगी। अब इसे फेजर टेक्निक से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ईएमएफ और आई को? तो हम हमेशा करंट को एक वेक्टर, अभी हमने बात की कि एक वेक्टर के थ्रू दिखाते हैं, तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रॉ करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा सिन्यूसाइडली वेरिंग करंट है और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी पीक वैल्यू है। ठीक, इसकी लेंथ पीक वैल्यू डिसाइड करता है। अब क्योंकि करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में है, सेम टाइप पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं, तो हम ईएमएफ को भी एक और वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको करंट वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे, ये दिखाने के लिए कि ये दो सेम फेज में है, इनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो ये है फेजर डायग्राम ऑफ करंट एंड ईएमएफ और ये है फेजर डायग्राम ऑफ अ सर्किट विच इज हैविंग ओनली रेजिस्टिव कंपोनेंट्स। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट को कंसीडर करते हैं, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एक कॉपर वायर को कॉइल के शेप में कनेक्ट किया गया है। ये कॉपर वायर का रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, लेकिन जो कॉइल का शेप है उसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन वेरिएबल करंट को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा। कांस्टेंट करंट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन इस सर्किट में ऑफर नहीं होगा। तो जो सर्किट हम यहाँ पे जो कंपोनेंट्स इंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक ऐसी सोर्स से जोड़ देते हैं। तरीका क्या है कि पहले हम जो ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं उसकी इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे और हम करंट की इक्वेशन निकालेंगे। फिर ईएमएफ और करंट की इक्वेशन को कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों के वेरिएशन में क्या रिलेशन है। तो जब ये ईएमएफ वेरी करेगा तो इसके थ्रू करंट वेरी होगा, करंट वेरी होगा तो इसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाली फील्ड वेरी होगी और इसके थ्रू पास होने वाली फील्ड वेरी होगी, तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो अप्लाइड ईएमएफ के ऑपोजिट होगा और इसके वेरिएशन को अपोज करेगा। तो अगर मैं किसी टाइम t पर इसके ईएमएफ की पोलैरिटी को एक बैटरी से इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं जो वेरिएबल ईएमएफ वाली बैटरी है, तो उस टाइम पर इसका जो ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी पोलैरिटी अप्लाइड ईएमएफ की जस्ट ऑपोजिट होनी चाहिए लॉजिकली। वेरिएबल ये भी है। और जब हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? आप यहाँ से चले E माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम EL से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सेल्फ इंडक्शन की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो हम पहले तो अप्लाइड ईएमएफ की इक्वेशन लिख देते हैं और उसके बाद इस सर्किट के लूप के लिए किरचॉफ लॉ लिखते हैं E माइनस EL और लूप में इक्वल टू 0। जब लूप पर हम जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए, तो EMF इज इक्वल टू EL। EL को हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं LdI/dt। अब हमको करंट की इक्वेशन चाहिए EMF की हेल्प से, तो हम क्या करें, DI को एक तरफ रख के बाकी सब टर्म दूसरी तरफ ले जाते हैं। E/L dt।
अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से I और 0 से t के बीच में। तो इसको इंटीग्रेट किया और इस E को अंदर रखेंगे क्योंकि ये EMF टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो अब हमने जब इंटीग्रेट किया तो I इक्वल टू आ गया, E की जगह पर हम लिख दें 1/L इंटीग्रल 0 से t E नॉट साइन ओमेगा t dt, जिसमें से E नॉट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ E नॉट अपॉन L तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन में साइन ओमेगा t dt होगा, जिसका रिजल्ट हमको मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा t। और 0 से t की जब आप एक्सप्रेशन रखेंगे तो E लिमिट्स रखेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t, और माइनस कॉस ओमेगा t को आप लिख सकते हो, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। तो ये ओमेगा जो है ये यहाँ बाहर आ जाएगा, और माइनस कॉस ओमेगा t को आप लिख सकते हो साइन ओमेगा t माइनस π/2। तो करंट का एक्सप्रेशन जो आया वो बहुत ध्यान से देखने वाला है। करंट के एक्सप्रेशन में और ईएमएफ के एक्सप्रेशन में क्या कंपैरिजन है देखो। ये ई नॉट है बेटा, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, ईएमएफ की एक्सप्रेशन लिखनी है, करंट की नहीं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करो तो क्या दिख रहा है हमको कि ईएमएफ करंट से आगे चल रहा है और जो लॉजिकल भी है, जबकि करंट ईएमएफ से π/2 एंगल पीछे चल रही है, यानी फेज पीछे चल रही है। तो हम इस कंपैरिजन से क्या रिजल्ट निकालेंगे? इस कंपैरिजन से हम रिजल्ट निकालेंगे कि ईएमएफ इन प्योर इंडक्टिव सर्किट current lags behind EMF by time t/4 और एंगल π/2। या कैसे कह सकते हैं, EMF लीड्स करंट by phase एंगल π/2। और इसका फेजर डायग्राम देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम हमेशा करंट फेजर को बनाते हैं हॉरिजॉन्टली, और इसकी लेंथ हमेशा पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हम ईएमएफ बनाएंगे, और क्योंकि ईएमएफ करंट को लीड कर रहा है π/2 एंगल से, तो जो ईएमएफ का फेजर बनेगा वो करंट से π/2 एंगल बनाता होगा, और इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस होगा π/2। तो ये हो गया फेजर डायग्राम प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। और अब तीसरी तरह का आइडियल सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें एक वेरिएबल ईएमएफ को हमने ऐसे सर्किट में जोड़ा जिसमें सिर्फ कैपेसिटर ही है। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है, जो एक कैपेसिटर से सर्किट में कनेक्टेड है जिसका कैपेसिटेंस सी है। अब हम फिर से सेम प्रोसेस लेंगे कि हम शुरू करेंगे ईएमएफ की इक्वेशन से और करंट की इक्वेशन को डिराइव करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इस बार अगर हमको करंट की इक्वेशन डिराइव करनी है, तो आपको पता है कि अगर आप दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दो
तो E इंटू सी यानी वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस वो हो जाता है चार्ज। तो आप दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये क्या हो गया, चार्ज इज इक्वल टू क्यू नॉट, या इसको ई नॉट ई नॉट सी ही लिखा रहने देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा करंट। और जब इधर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई नॉट सी अलग रहेगा और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसको रीअरेंज करके आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा सी, और कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। फिर से हमारे पास करंट की एक्सप्रेशन इक्वेशन आ गई, जिसे हम ईएमएफ की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ साफ दिख रहा है कि जब आप सोर्स लगाते हो तो पहले कैपेसिटर चार्ज होता है, करंट फ्लो करने लगती है, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है वैसे वैसे वो फर्दर करंट के फ्लो को एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस जैसे जैसे डेवलप होता है, करंट रिड्यूस होती है। तो EMF इज E नॉट साइन ओमेगा टी और करंट इज E नॉट अपॉन दिस एक्सप्रेशन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी यहाँ पर करंट EMF को लीड कर रही है बाई एंगल और फेज पाई बाई 2। तो हम यहाँ पर फेजर डायग्राम बना देंगे। सबसे पहले हम उसी तरीके से करंट का फेजर बनाएंगे और उसके बाद करंट EMF को लीड कर रही है, मतलब EMF करंट से पाई बाई 2 एंगल लैग कर रहा है। तो करंट के साथ EMF का फेजर इस तरीके से बना देंगे और इनके बीच एंगल होगा पाई बाई 2। तो हम लिखेंगे कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, सॉरी कैपेसिटिव सर्किट, EMF lags behind current by pi by 2 phase। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हम कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों सर्किट में एक साथ देखेंगे। अगर आप कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट के करंट को कंपेयर करो तो यहाँ पर EMF अपॉन एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर भी EMF अपॉन एक एक्सप्रेशन है। ये है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंपोनेंट इन द पाथ ऑफ करंट, क्योंकि E बाई R करंट होता है। तो दोनों केसेस में हम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड अब ध्यान से समझेंगे और उसको नोट करेंगे। तो जो हमको EMF की इक्वेशन मिली इंडक्टर में वो क्या थी, E नॉट अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और जो हमको कैपेसिटर के, ये करंट है सॉरी, और जो हमको कैपेसिटर के सर्किट में करंट मिली वो थी E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक, तो इन दोनों को ध्यान से देखो तो हमको पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज ओमेगा L, और इसको नए नाम रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस से बुलाते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन
offered by inductive component in the path of current is known as inductive reactance. इसको XL से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू ओमेगा है, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन ऑफ AC है। ये जो डेफिनेशन है ये पूछी जाती है और इसके साथ पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच के वेरिएशन का रिलेशन थ्रू ग्राफ। तो चलो ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ देखने से ही समझ में आ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अगर AC सोर्स की तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स के बीच में। ये ग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, सभी बच्चे इसको मार्क करेंगे। और ये फॉर्मूला और ये डेफिनेशन, तो इसको ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं दूसरे साइड में। कैपेसिटेंस कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है कैपेसिटर करंट के रास्ते में, और वो हम यहाँ से देख सकते हैं। डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है 1/ωc। तो कैपेसिटर का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो है 1/ωc। और हम डिफाइन करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय capacitive component in the path of current is known as capacitive reactance. जिसकी वैल्यू कितनी है 1/ωc। तो ऑब्वियसली वेरिएशन इसका भी फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको हम बनाएंगे XY कोऑर्डिनेट, XY एक्सिस बना देते हैं। X पर फ्रीक्वेंसी और Y पर रिएक्टेंस। तो आप देख सकते हो कि reactance into frequency is a constant, that is 1/c। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है रिएक्टेंस कम होता है। हाई फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस बहुत कम हो जाता है। तो आपको जो कर्व मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, लीनियर डिक्रीज नहीं होता है। तो ये पूरा डिस्कशन बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर दूं जिससे आपको पूरा कंटेंट वन गो में दिखाई पड़े। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सीरीज LCR सर्किट। उसके लिए अलग क्लास इसलिए क्योंकि सीरीज LCR सर्किट इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।